जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अपना प्यार और सहयोग बनाए रखेंगे, क्लास को शुरू से अंत तक देखेंगे और इस क्लास को अधिक से अधिक आप सभी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे, ताकि आपका अपना ये जो राही आदि क्लास परिवार है अधिक से अधिक बढ़ता रहे। अब हम सभी चलते हैं इस हिंदी के प्रैक्टिस सेट को चालू करने। सबसे पहले हमें गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़ेंगे और इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इस गद्यांश में क्या है कि 91 से लेकर 98 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गद्यांश को हम सभी पढ़ते हैं। अब हमें स्वतंत्र हुए 15 वर्ष ही हुए थे कि पड़ोसी चीन ने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। उत्तर सीमा की सफ़ेद बर्फीली चोटियाँ शहीदों के खून से सनकर लाल हो गई। हजारों माँओं की गोदें सूनी हुई। हजारों की मांग का सिंदूर पुछ गया और लाखों अभागे बच्चे पिता के प्यार से वंचित हो गए। गणतंत्र दिवस निकट आ रहा था। देश के हौसले पस्त था। देश का हौसला पस्त था। कोई उमंग नहीं रह गई थी पर्व मनाने की। तब यह सोचा गया कि जानी मानी फिल्मी हस्तियां आयोजन में शामिल हों। भीड़ उमड़ेगी। वहाँ कोई ऐसा गीत प्रस्तुत हो जो लोगों को दिलों को छूकर उन्हें झकझोर सके। चुनौती फिल्म जगत तक पहुँची। एक नौजवान गीतकार प्रदीप ने चुनौती स्वीकारने का मन बनाया और गीत लिखकर शुरू किया, लेकिन सुर और स्वर के बिना गीत का क्या। प्रदीप संगीत निर्देशक श्री रामचंद्र के पास पहुँचे। उन्हें गीत पसंद आया और रक्षा मंत्रालय को सूचना दे दी गई। 26 जनवरी का शुभ दिन आया। लाखों की भीड़ बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। तब तक जो धुन बज रही थी वह हटी और थोड़ी देर शांति हुई। तभी उस शांति को चीरता हुआ लता मंगेशकर का वेदना और चुनौती भरा स्वर सुनाई पड़ा। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। समय जैसे थम गया। सभी के मन एक ही भाव, एक ही रस में डूब गए। गीत समाप्त हुआ तो लगभग 2 लाख लोग सिसक रहे थे। आंसू थे कि थमते ही न थे। यह हमारा गद्यांश था। अब हम आगे चलेंगे। इस गद्यांश से जो भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका हम सही विकल्प चुनकर आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन है, ए मेरे वतन के लोगों डैश गीत के बारे में क्या सच नहीं है। इस गीत के बारे में क्या सच नहीं है। मन्ना डे ने सुर दिया, श्री रामचंद्र ने संगीत दिया, लता मंगेशकर ने स्वर दिया, प्रदीप ने लिखा। तो इसमें क्या सही नहीं है। मन्ना डे ने सुर दिया, यह हमारा सही नहीं है। तो विकल्प ए हमारा जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग न रहने का कारण था। कौन सा कारण था। सैनिकों के द्वारा मार्च पास्ट से इनकार, रक्षा मंत्रालय की अनिच्छा,
चीन का दबाव, हजारों युवकों का शहीद होना। तो इसका राइट आंसर क्या है कि मनाने का उमंग जो नहीं था, हजारों युवकों का शहीद होना था। क्या? हजारों युवकों का शहीद होना। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई होगी? फिल्मी हस्तियां भाग लेंगी, गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार है, प्रदीप और सी रामचंद्र भी दिल्ली आएंगे, 26 जनवरी का पर्व मनाया जाए, 26 जनवरी का पर्व मनाया जाए। तो चुनौती क्या दी गई होगी यह हमें बताना है कि गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार है, यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीठ में छुरा भोंकने का अर्थ है? पीठ में छुरा भोंकने का अर्थ है आक्रमण करना, विश्वासघात करना, पराजित करना या युद्ध में घायल करना। तो जो इसका पीठ में छुरा भोंकने का अर्थ है वह है विश्वासघात करना, विश्वासघात करना। राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जानी मानी फिल्मी हस्तियों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया गया? भीड़ जुटाने के लिए, लता मंगेशकर का गीत सुनने के लिए, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए या गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। तो राइट आंसर क्या है? भीड़ को जुटाने के लिए था। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, भीड़ को जुटाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, मांग का सिंदूर पुछ जाना मुहावरे का अर्थ है विधवा हो जाना, अभागिन हो जाना, वियोगिनी हो जाना, अनाथ हो जाना। तो राइट आंसर क्या होगा? मांग का सिंदूर पुछ जाना का विधवा हो जाना। राइट आंसर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, विधवा हो जाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश का हौसला पस्त था क्योंकि, देश का हौसला पस्त था क्योंकि तैयारियां नहीं की गई थी, कोई उमंग शेष नहीं थी, फिल्मी हस्तियां साथ नहीं दे रही थी या चीन से मात खाई थी। तो राइट आंसर क्या होगा? चीन से मात खाई थी, इसलिए देश का हौसला पस्त था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रकार ठीक नहीं है? यहाँ पर हमें बताना है उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रकार ठीक नहीं है। नदी उमड़ आई, दूध उमड़ने लगा, आंसू उमड़ चले, भीड़ उमड़ पड़ी। तो राइट आंसर क्या होगा कि दूध उमड़ने लगा। यानी हमसे क्या पूछा गया था कि कौन सी उमड़ना क्रिया का ठीक नहीं है, प्रयोग जो है ठीक नहीं है। तो जो प्रयोग ठीक नहीं है वह हमारा ऑप्शन बी सही है कि दूध उमड़ने लगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों यानी 99 से 113 के सबसे उपर्युक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। तो क्वेश्चन क्या है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण के उद्देश्य के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य बताना है। बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा कि बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। जब बच्चों को जितना अधिक प्रोत्साहित किया जाएगा या
मौका दिया जाएगा वो उतना अच्छा कार्य करेंगे, सीखेंगे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ हमें बताना है। व्याकरण के संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है। व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है। व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा कि व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। कहानी कहने के तरीके द्वारा, कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। तो राइट आंसर क्या होगा, कहानी कहने के तरीके द्वारा। जब हम कहानी को अपने ढंग से, अपने अच्छे से उसकी व्याख्या करके मस्त से बच्चों को समझाएंगे, तब वो कहने का तरीके से ही वो अधिक से अधिक प्रोत्साहित होंगे, समझ सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो, अनिवार्यतः औपचारिक रूप से किया जा रहा हो, नियमित रूप से किया जा रहा हो। तो राइट आंसर क्या होगा, नियमित रूप से किया जा रहा हो। प्रतिदिन बच्चे का या लड़के लड़की का अलग अलग, ये सब नहीं होगा। क्या होगा, नियमित रूप से उनका आकलन या अवलोकन किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, नियमित रूप से। अगला क्वेश्चन है, सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें दो या अधिक बार ता की आवृत्ति हुई हो। यानी ता वर्ण की आवृत्ति जहाँ पर होती है तो सुरभि उसको बोलने में कठिनाई होती है जब दो या दो से अधिक बार दिया गया होता है ता, तब। तो आप उससे क्या समझेंगे या क्या उम्मीद करेंगे, ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी। मतलब एक अध्यापिका हैं तो आप क्या करेंगे, ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी, ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगी, बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगी, ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा कि ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगी, तब जाके वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा कि ता वाले शब्दों को बार बार उच्चारित करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। पोर्टफोलियो द्वारा, नाटक का मंच, वीडियोग्राफी या लिखित परीक्षा। तो सबसे राइट आंसर क्या होगा इसमें, पोर्टफोलियो। क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो इज द बेस्ट ऑप्शन। राइट आंसर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यदि तुम्हें डलिया भर कर आम दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगी। इस प्रश्न का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना, बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना, बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना। नए शब्दों से परिचित कराना। तो राइट आंसर क्या होगा, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना।
राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? पाठ्यपुस्तक के उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ न कराएं। ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, पहला तो ऑप्शन गलत ही हो जाएगा। भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करें। श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें। नहीं, ये भी नहीं होगा, रटवाना थोड़ा ना है। विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या राइट आंसर क्या है? भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग हमें करना चाहिए एक शिक्षक के रूप में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए डैश अनिवार्य है। पारिवारिक संवाद, सामाजिक अंतःक्रिया, विद्यालयी पढ़ाई लिखाई, भाषा प्रयोगशाला। भाषा प्रयोगशाला। तो राइट आंसर क्या होगा कि सामाजिक अंतःक्रिया। क्या हो जाएगा? सामाजिक अंतःक्रिया, अपने समाज से पारस्परिक अंतःक्रिया करना हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बच्चों को व्याकरणिक नियम को कंठस्थ करवाना। जैसे ही याद कराने की बात आ जाएगी तुरंत वह गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुरंत वह गलत हो जाएगा। अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना। तो राइट आंसर क्या होगा? सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना सबसे सही हो जाएगा कि बच्चों को अवसर दिया जाए। अगला क्वेश्चन हमारा, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं। सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं। नहीं, स्वयं विकसित नहीं होते हैं। सभी भाषाई कौशल पाठ्यपुस्तक से ही विकसित होते हैं। नहीं, केवल पाठ्यपुस्तक से नहीं, समाज से भी तो होगा। कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा कि सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। कहानी का अंत बदलवा देना, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना। तो यहाँ पर सबसे कम महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। छोटे बच्चे होते हैं प्राथमिक स्तर के, उनको व्याकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है उनको। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना, भाषण वाद विवाद और कविता
पाठ से भाग लेना, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है, निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा। यहाँ पर ये देखना है कि जहाँ पर शब्दकोश का सबसे कम प्रयोग हो, सबसे कम महत्व हो, उस विकल्प का चयन करना है। अक्षरों वर्णों का क्रम जानना, किसी शब्द का अर्थ जानना, किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, किसी शब्द की सही वर्तनी जानना। तो राइट आंसर क्या होगा कि शब्दकोश में अक्षरों वर्णों का क्रम जानना जो क्या है सबसे कम महत्वपूर्ण। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे क्या करते हैं, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं, केवल अवधारणा ही बना पाते हैं और केवल विषय ही पढ़ते हैं। सबसे पहले जहाँ पर केवल हो, याद करना, कंठस्थ करना हो, ये सब विकल्प हमारे गलत हो जाते हैं। अब क्या है, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं या साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे हमें एक और गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़कर 114 से 120 तक के क्वेश्चनों को हल करना है। इस गद्यांश को सबसे पहले पढ़ते हैं। बारिश के लिहाज से वह साल ठन गोपाल था, खेतों में जैसे तैसे धान रोप दिया गया था। बारिश के लिहाज से साल ठन गोपाल मतलब कि बारिश नहीं हुई थी। खेतों में जैसे तैसे धान रोप दिया गया था, लेकिन तेज धूप ने उसे झुलसा डाला था। सावन सिर पर था और बादल लापता था कि तभी एक उमसती हुई रात में बिजली कड़कने से नींद खुली। थोड़ी देर में झींसियाँ पड़ने लगीं। चारपाइयाँ आंगन से उठाकर भीतर कर ली गई। झींसियाँ पड़ने लगी मतलब बूंदियाने लगा, बूंदाबांदी होने लगी, इस प्रकार से आप समझ लीजिए। चारपाइयाँ आंगन में उठाकर भीतर कर ली गई, लेकिन हवा गुम थी और गर्मी ज्यों की त्यों, लिहाजा वह रात रतजगे में हुई थी, यानी वह रात जागकर बिताई गई थी। सुबह हुई तो लोग धान बच जाने को लेकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते दिखे। बरसात रात वाली रफ्तार से ही जारी थी, न उससे धीमी न तेज। आसमान समतल और तकरीबन सफ़ेद था। बादल बीच बीच में जरा सा गुर्रा कर खामोश हो जा रहे थे। आगे भी थोड़ा सा और गद्यांश है। स्कूल का टाइम हुआ तो हम सभी ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया गया। यानी जब स्कूल का टाइम होता है तो बच्चे क्या होते हैं, खुशी हो जाते थे कि अब तो स्कूल में छुट्टी हो गई, तो यानी बारिश के दिन में छुट्टियां मनाने को हो गया, मनाने का फैसला किया गया। जबकि पढ़ाकुओं ने बस्ता लादा और सुपरिचित रास्ते पर बढ़ चले। थके हारे पढ़वैये शाम को लौटे तो उनकी हालत कटे खेत में पानी भरने पर भागे चूहों जैसी थी। बारिश से बुरी तरह ऊब कर हम सोए, इस उम्मीद में किस कल नीला आसमान देखने को मिलेगा। यानी ऊब कर, बारिश से बहुत ऊब कर सो जाते हैं, बारिश बहुत तेज़ होती है, उम्मीद क्या होती है कि कल हम सुबह सुबह अच्छा मौसम देखेंगे, यानी बारिश नहीं होगी, नीले आसमान को देखा जाएगा। इस गद्यांश में ये सब था। बाकी अब इस गद्यांश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
उस क्वेश्चन को इसी गद्यांश के तहत हमको विकल्प में जो दिया जाएगा उसका चयन करना है। बारिश के लिहाज से वह साल ठन ठन गोपाल था। वाक्य का भाव है बारिश बहुत हुई थी, अकाल के कारण पैसे नहीं थे, पढ़ाई नहीं कर पाए थे या बारिश नहीं हुई थी। ठन ठन गोपाल था यानी बारिश नहीं हो पाई थी। क्या हुई? जो बारिश है वह नहीं हुई थी। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा सावन सिर पर था। इस कथन का आशय है कि सावन दूर था, आने वाला था, आ चुका था, सूखा था। तो क्या है? आ चुका था। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा कि सावन आ चुका था यानी सिर पर था। अगला क्वेश्चन है गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि अगले दिन। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि अगले दिन लोग तेज बारिश के ना होने से खुश थे। तेज बारिश में रेनी डे मनाया जाता है। लोग बारिश होने से खुश थे, लोग बारिश के ना होने से परेशान थे। तो अगले दिन क्या है कि लोग बारिश होने से खुश थे। क्या थे? कि लोग बारिश होने से खुश थे क्योंकि पूरा जो बारिश का महीना था ठन ठन गोपाल था। तो राइट आंसर, जब बारिश हुई तो सभी खुश थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है झींसियाँ शब्द का भाव है। झींसियाँ शब्द का आया था जो तेज फुहारे, तेज बूंदाबांदी या बहुत हल्की बूंदाबांदी या मूसलाधार बारिश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि हल्की फुल्की यानी बहुत हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा हम ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया। वाक्य में लेखक ने अपनी किस विशेषता को बताया है? पढ़ाई में पिछड़े, हर्षोल्लास से त्यौहार मनाने वाले, दिमाग से कमज़ोर या बारिश का मज़ा लेने वाले। तो राइट आंसर क्या होगा? पढ़ाई में पिछड़े। जो पढ़ाई में पिछड़े लोग होते हैं वही खुश होते हैं कि आज तो मौसम गड़बड़ है, बारिश हो रही है, स्कूल जाने नहीं पड़ेगा। छुट्टियां वो लोग मनाते हैं खुशी से। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किन लोगों ने रेनी डे नहीं मनाया? जो पढ़ाकू थे, जो डरपोक थे, जो भीगना नहीं चाहते थे, जो बारिश से बचते थे। तो ऐसे कौन लोग थे? जो पढ़ाकू थे। जो पढ़ाकू थे वो रेनी डे नहीं मनाना चाहते थे, वो बस्ता लाद कर चले गए थे। यह गद्यांश में दिया गया था। तो आज का हमारा इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि सावन सिर पर था और बादल लापता वाक्य है। सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या संकेतवाचक वाक्य है? तो क्या है? और आया है संयुक्त वाचक वाक्य हो जाएगा। क्या? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। उम्मीद है आपको यह क्लास पसंद आई होगी। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी जो राय हो, जो सुधार करना हो, वह हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।